हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो कुलाम्स लॉ है वो किस केसेस में एप्लीकेबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि आपने प्रीवियस जो है वीडियो में आप देख सकते हो। तो कुलाम्स लॉ किस जो है सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है उस सिचुएशन को लिखा था। बाद में हमने कुलाम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखा था और फिर कुलाम्स लॉ के स्टेटमेंट से हमने क्या किया था, कुलाम्स लॉ के लिए डेट इज़ कुलाम्स फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आज उसी के हम आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं। देखिए कुलाम्स लॉ, देखिए कुलाम्स लॉ में हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लें, कोई भी 2 हम पॉइंट चार्ज ले लें, पॉइंट चार्ज सपोज कीजिए कि ये Q1 है, ये आपका Q2 है। पॉइंट चार्ज क्या होता है ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए, और इनका जो है इन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर से जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका R है। डिस्टेंस जो है R है। तो इसके जो चार्जेस के थ्रू जो इसमें हमने बताया था कि टू टाइप्स के यहाँ पे फोर्सेस जो है अपीयर्स होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, चूँकि अट्रैक्शन रिपल्सन की बात क्यों कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपका रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों टाइप से फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको याद रखिए। पहला पॉइंट तो हमने ये बताया था कि जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, Q1 Q2 दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r², या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बताया था। और तीसरी बात यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो आपका जिसको कुलाम्स फोर्स कहते हैं, कुलाम जो फोर्स है, फोर्स ये क्या करेगा, एक्ट्स एलॉन्ग अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे आपने जो लिखा है तीसरा पॉइंट कि जो कुलाम्स फोर्स होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, ये एक्ट करता है अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू जो है पॉइंट चार्जेस। जो ये 2 पॉइंट चार्जेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसी लाइन के अलोंग आपका कुलाम्स जो है फोर्स ऐड करता है। इसका मतलब हुआ कि देखो इधर जो फोर्स ऐड करेगा इसे कहेंगे हम F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इस Q2 के द्वारा Q1 पे। और इसका इधर भी क्या होगा, इधर भी एक फोर्स ऐड करेगा F21, इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये देखो इसी लाइन के अलोंग जो फोर्स आपका ऐड करेगा, पहली बार। और ये जो फोर्स ऐड कर रहा है, देखो कि यहाँ पे जो 2 फोर्सेस ऐड करेंगे, और ये जो 2 फोर्सेस जो ऐड करेंगे ये आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बस अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें आपको जो फोर्थ वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो F12 होगा और जो F21 होगा, ये दोनों जो है, अगर इसको हम फोर्स है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम F12 की बात करें तो ये क्या होगा, माइनस टाइम्स F21। ये मतलब एक जो है दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना एक्शन कर रहा होगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले ऊपर पे रिएक्शन कर रहा होगा। इसलिए देखोगे यहाँ पे पॉइंट चार्ज के केस में यहाँ पे जो फोर्स होता है
वो एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाता है, जो आप जो है न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ जानते हो, एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्शन और रिएक्शन पेयर बनता है। तो अभी आप देखिएगा जब हम कूलम्ब्स फोर्स की प्रॉपर्टी बताएंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की प्रॉपर्टी बताएंगे तो ये सब वहाँ पॉइंट लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जिसमें जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि बताएंगे भी, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी बताएंगे तो बताएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। पहले यहाँ देखो एक्शन और रिएक्शन पेयर बना रहा है, और जो फोर्स ऐड करता है ऑलवेज अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द जो है सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्जेज। एक जो अगला पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ये है कि देखो बेटा यहाँ पे ये जो फोर्स ऐड कर रहा है, ये जो टू चार्जेस के बिटवीन जो है फोर्स ऐड कर रहा है, तो मान लो कोई एक एनदर चार्ज ले आए यहाँ पे, एनदर चार्ज। हम अगर यहाँ पे कोई एनदर चार्ज ले आए, एनदर चार्ज, तो मान लीजिए इसको हम कह दें क्या, Q3। तो इस एनदर चार्ज से इस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है कूलम्ब्स फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दें आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कूलम्ब फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और absence of any other charge, ये इसका मतलब हुआ जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स जो फोर्स है वो इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस या absence ऑफ एनी अदर चार्ज। कोई और चार्ज आ जाएगा तो इस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब बातें थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी बता दें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका होता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो याद रखिएगा हमने ये बात किया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा देखिए आपको क्या मिलेगा, जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ये कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट को क्या लिखते हो आप, इसको लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है इसको कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K। जहाँ पे K के विषय हमने बताया था, वेयर K is the dielectric ये डाईइलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट है, डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं R, इसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा रिलेटिव, याद रखिएगा इसी को रिलेटिव जो है परमिटिविटी भी कहते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो है जो डिपेंड कहाँ करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये पहले मैंने बात कर चुके हैं कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन आता होगा कि ये के की यूनिट क्या होगी। तो देखो जब रिलेटिव, जहाँ पे कोई भी वर्ड अगर रिलेटिव आ जाए, रिलेटिव कहीं भी आपका आ जाए, तो समझ जाइए कि जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है वो फ्री फ्रॉम द यूनिट होता है। तो ये इट सोज ओनली जो है क्या, कांस्टेंट वैल्यू जो है विदाउट लिमिट, इसकी कोई जो है विदाउट यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, ये कोई एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगा। जिसमें हमने बताया था कि फॉर, और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे,
जो यहाँ पे नोट करके इसी के ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि जो के है आपने कहा ये तो कांस्टेंट होगा, और जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, डिपेंड करता है मीडियम के, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे नोट में आपको ये रखना है कि ये जो के की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ये आपको याद रखना है। के की वैल्यू ग्रेटर देन ऑलवेज क्या होती है 1, और ग्रेटर देन आर या इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि 1 किसके लिए होता है, देखो यहाँ पे जो है फॉर फ्री स्पेस जिसको हम कहते हैं आर वैक्यूम के लिए, या इसी को हम कह सकते हैं आर एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, के की वैल्यू 1 होती है। तो जब के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे रख दो ये इक्वेशन नंबर, अगर इसको हम फर्स्ट कहें या स्टार कहें, तो इक्वेशन स्टार में अगर रख दो तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखो आपका जो है के की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो फ्रॉम स्टार क्या मिलने वाला आपको, फ्रॉम स्टार वी गेट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो 1/4 पाई यहाँ पे जो है आल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होता होगा आपका, देखिए जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर कूलाम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। तो बताइए देयरफॉर फाइनली क्या मिला, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। देखो कि यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, कूलाम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए। तो यहाँ तक आपको बात आई थिंक समझ गई, उसमें आ गया होगा। अगला देखो हम लोग बात करते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में पूछता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, वेक्टर फॉर्म में। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स फोर्स या इसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन वेक्टर। तो मैं बता दूं कि किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर होता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट के अगर हम वेक्टर की बात करें किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लो फिक्स पॉइंट ओ है, तो कहते हैं वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, इसका मतलब हुआ कि किसी फिक्स पॉइंट से अगर हम इस ए को मिला देंगे तो हमारा जो ये ओ ए होगा वो ए हो जाएगा। अब मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर बी है, तो अगर ओ से अगर इस बी को मिला दोगे तो ये हमारा बी हो जाएगा। और इसको अगर मिला दें हम, देखो ये, तो इसमें अगर हम ट्रायंगल का एडिशनल रूल लगाएं तो क्या होगा, देखो ओ ए ये हो जाएगा ओ ए अब प्लस ए बी, देखो ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के इक्वल। आई थिंक आपने स्टडी किया होगा, अभी नहीं किया होगा, क्लास 11 पढ़ाया गया। तो बताओ यहाँ से ए बी क्या होगा, ए बी जब निकालोगे तो ओ बी माइनस ओ ए। तो देखो जब ए बी निकाल रहे हैं ए बी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ओ बी क्या है देखो बी, और ये क्या है ए। तो अगर ए बी निकाल रहे हैं तो बी माइनस ए करेंगे, और बी ए निकालेंगे तो ए माइनस बी करेंगे। तो देखो कितना सिंपल है, ए बी, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दोगे। अगर आप मान लो पी क्यू निकाल रहे हो तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा समझिए कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज हैं जिनके जो है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है।
और ये हमारा आप सपोज करो Q1 है, ये हमारा Q2 है। मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो R1 है, R1 इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2 है। तो अब देखो थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको ऐसे लिखते हैं। देखोगे जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखो इधर जो फोर्स ऐड करेगा उसे क्या कहोगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया। और इस पे जो फोर्स ऐड करेगा उसे क्या कहोगे, इस पे जो फोर्स ऐड करेगा उसे कहोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये। तो अब बताओ कि देखो अगर हम यहाँ पे अगर हम निकालें F12 निकालना हूँ मैं, मतलब कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो जब इस फोर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट आएगा। तो चलो कांस्टेंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आपका K है। भाई K कहाँ से आया, अब ये लिखते हो ना, F इज इक्वल टू क्या लिखते हो, कांस्टेंट Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पे जो कांस्टेंट अभी अपने इसके अभी लिखा था ना कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हमने K मान लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका K Q1 Q2 अपान R²। अब देखो ये वेक्टर है और ये देखो कि पूरा पूरा क्या है, स्केलर है, तो इसको भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसको जब वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस लेंगे, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लो कि अगर हम इस पॉइंट को A कहें और इस पॉइंट को अगर हम B कहें, तो देखो फोर्स हम निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो हम बताओ BA लेंगे कि AB लेंगे, कौन से डायरेक्शन में हम वेक्टर लेंगे। अरे भाई इस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, BA लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे BA वेक्टर निकालें, BA वेक्टर, तो BA वेक्टर क्या होगा, ये हमारा BA वेक्टर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है आपका R1 अब माइनस R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी को अगर हम सपोज करो हम मान लेते हैं क्या, वेक्टर R, ये कह दिया हमने, सपोज करो इसी को वेक्टर हमने R मान लिया। तो अब बताओ कि ये तो BA यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, वेक्टर डिस्टेंस है। ये भाई BA क्या है, वेक्टर डिस्टेंस है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, BA का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, ये, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो देखो जहाँ R लिखा है यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्या, ये होल स्क्वायर हो गया। देखो इस R की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, ये यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं। अब देखोगे अब भी ये स्केलर है, तो आप जानते हो कि वेक्टर निकालते कैसे हैं, ये आप जानते होगे कि वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े होगे मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। या इसको सिंपल भाषा में कहते हैं लेंथ इनटू क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये होता है, आप जानते हो। अरे आप ये पढ़े नहीं हो कि जो A कैप होता है दैट इक्वल टू क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अब बताओ कि यहाँ से ये वेक्टर कैसे निकालोगे। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आपको ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, तो बताओ ये वेक्टर कैसे निकालोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या है, लेंथ या मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, पूरा पूरा मैग्नीट्यूड है, तो हमको क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R कैप, अगर ये हमारा वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R कैप हो गया। अब बताओ यहाँ R कैप के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ R कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर दिस अपान दिस होता है। देखिए R कैप की जगह पे क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन दिस। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर। और जहाँ पे ये लिखा है ये, तो यहाँ देखो ऐसे अगर मैं R कैप लिखूँ तो क्या लिखोगे, वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R ऐसे लिखोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये। तो अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K
Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब हो जाएगा इंटू वेक्टर R हो जाएगा, ये वेक्टर R हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब इसके जगह पर अब इसी में छोड़ दो, यही आपका हो जाएगा F12, ये हमारा हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे R लिख दो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो R करके आप लिख सकते हो क्या, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R, ये लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये कुलाम्स लॉ का क्या है, कौन सा है, वेक्टर फॉर्म है। कुलाम्स जो फोर्स पढ़ रहे हो उसका ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये वेक्टर फॉर्म आपका एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिएगा ये इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इस तरह से अगर देखो ये निकालोगे तब भी उसके लिए यही आएगा, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर R हो रहा है R1 माइनस R2, तो वहाँ पे वेक्टर R क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। बाकी एक्सप्रेशन तो यही आएगा, एक्सप्रेशन तो यही आएगा। जैसे यहाँ पे क्या निकालो, BA निकाल ले तो R1 माइनस R2 आ रहा है, तो इस केस में जब इस डायरेक्शन में फोर्स निकालोगे तो AB निकालोगे, और जब AB निकालोगे तो यहाँ पे R2 माइनस R1 आएगा, उसको भी R मान लेंगे, बाकी सब चीज़ें उसी तरह से आपका फॉलो करेंगी। चलिए, तो ये हो गया कुलाम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर हम लोग बात करें, और एक आपने और फोर्स पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन, तो देखिए हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन Coulomb's force and gravitational force। देखिए इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें कि दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, कौन स्ट्रांगर है कौन वीकर है एक दूसरे के कंपैरेटिवली। तो अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसको अगर हम लोग क्या कहें, Fe कहें, तो आप कहते हो क्या होता है, ये होता है आपका K Q1 Q2 अपान R², ये होता है। और इसके लिए क्या होता है, आप K की वैल्यू आप जानते हो, इसको पूरा फॉर्म में चाहो तो लिखो 1 अपान, ऐसे लिख लो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। अभी सपोज करो हम फ्री स्पेस या एयर के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वैल्यू लिया। और देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है आपका, कैपिटल G होता है, आपके पढ़ा होगा आपने, ये जो F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपान R² ये होता है। और G की वैल्यू आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये G, और G की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ सीधे यहाँ पे, या लिख दो G m1 m2 अपान R², ये आपका होता है। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो K ही लिखो, बाद में उसको हम बदल देंगे, ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपान R²। ये अब देखो हम लोग यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन जो है बिटवीन कुलाम्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पहले छोटे छोटे पार्टिकल से शुरू करेंगे। तो जैसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से जो पहला नंबर, जैसे केस फर्स्ट नंबर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो इन दोनों के बिटवीन दोनों टाइप्स के फोर्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर चार्ज होगा, तो ड्यू टू चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो ड्यू टू मास क्या होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे होकर देखो, अगर हम यहाँ पर जो है अगर आपका निकालें जो है
पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन पहले हम रिलेशन निकालें तो देखो क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ Fe, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा। ये के की वैल्यू क्या भरोगे आप, के की वैल्यू हम भरेंगे, या के ही भी रहने दो, अभी के ही रहने दो। और उसके बाद आपका जो है Q1 Q2 यहाँ पे जो लिख रहे हो, चूँकि दोनों का चार्ज सेम है तो हम यहाँ लिख रहे हैं Q²/R²। एंड अगर G की हम बात करें तो Fg कितना हो जाएगा बताओ, Fg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Gm²/R²। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की बात हो रही है, डिस्टेंस वही रहेगा, R ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की बात हो रही है तो इस दोनों का मास भी सेम होगा, इसलिए m² लिख दिया हमने। तो अब बताओ इन दोनों को डिवाइड करो। नाउ अब निकालोगे आप Fe/Fg, ये क्या हो जाएगा, Q²/R² होल डिवाइडेड बाई m²/R²। तो देखोगे R² से R² कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया KQ²/G m²। अब इसकी वैल्यू रखिए, तो देखिए जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे k क्या है, यहाँ k की वैल्यू जानते हो आप 9 × 10⁹ और Q इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और उसका क्या स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। और अपान ये G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.67 × 10⁻11 और उसके बाद m कितना होता है, मास है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये तो यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग से, अगर आप थोड़ा चीज़ें लिख लीजिए यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लीजिए, क्या यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आप जानते हो। और G की वैल्यू भी जानते हो, G क्या होता है 6.67 × 10⁻11 क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो अब इन सब वैल्यू को भर लिया। इस वैल्यू को जो भरने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैलकुलेशन आप खुद करिए, आप है ना, इसको कैलकुलेशन खुद करिएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखोगे आपका ये 43 आएगा। ये कैलकुलेशन करिएगा आप सीधे, है ना, इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप करिए खुद। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 43 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका Fe/ जो आपका Fg है ये हो गया कितना 43। तो यहाँ से क्या मिला बताओ, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो 43 टाइम्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe है वो ग्रेटर क्या है, Fg है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, 43 टाइम्स बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका यहाँ से आ गया। इसी तरह से देखो आप, जैसे पहले वाले बिटवीन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किया, ऐसे दूसरा केस में आप कर सकते हैं, सेकेंड केस में बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन जब निकालोगे तो याद रखिएगा वहाँ पे जैसे इस फार्मूले में आप लिख रहे हो ना Q², तो वहाँ पर भी Q² ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। लेकिन जब यहाँ पे मास की बात आओगे, जहाँ पे आपने लिखा है ना m² लिखे हो, यहाँ पे m², वहाँ पे देखोगे मास अलग अलग हो जाएगा, मास अलग अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास आपका क्या होता है, इतना होता है, लेकिन आप देखोगे प्रोटॉन का जब मास की बात करेंगे, प्रोटॉन का मास तो इसका कितना होता है आपका 1.672 × 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का होता है। तो इसमें जब कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि जो Fe आएगा, Fe वो आपका आ जाएगा आपका 39 टाइम्स ऑफ क्या Fg आएगा, ये 39 टाइम्स आएगा। और यही देखोगे थर्ड नंबर में, अगर आप जो है बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि जो Fe आएगा ये आपका आएगा 36 टाइम्स ऑफ Fg। ये अगर आप जो है
बिटवीन अगर आप जो है प्रोटॉन और प्रोटॉन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है, दोनों का फार्मूला लिखिए, दोनों फार्मूले में सब वैल्यूज को भर दीजिए। अब भरने के बाद कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 43 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से एक बात आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांगर होता है। लेकिन बता दें आपको, लेकिन अभी एक और फोर्स आप जानते हो जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उस न्यूक्लियर फोर्स से स्मॉलर होता है। तो अभी हम लोग जो है ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। इन्वर्स जो है, जो हमने स्क्वायर लॉ की बात किया था उस पर न्यूमेरिकल करेंगे और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।